नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे गोरखपुर की खबर के साथ। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज जिले में कई अहम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। एमएमएम-यूटी में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होंगे और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। इस मेले में करीब 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके बाद योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे और नगर निगम की करीब 122 करोड़ 29 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें महानगर के लिए 2 टूरिस्ट बसें जो ई टूरिस्ट बसें होंगी, 10 इलेक्ट्रिक बसें, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहन और 2 जेटिंग कम सक्शन मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही कूड़ा कलेक्शन वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित करेंगे और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री 80 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद सीएम योगी करीब शाम 4 बजे आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें मंडल आयुक्त, मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी और दूसरे अफसर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काफी बड़े कार्यक्रम आज आपको बता दें गोरखपुर में प्रस्तावित हैं। युवाओं के लिए बहुत अहम कार्यक्रम है क्योंकि रोजगार उन्हें देने का लक्ष्य है। 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है कार्यक्रम में। इसके अलावा जो शहर सरकार है उसके विकास के लिए भी आज करोड़ों रुपए की सौगात मिलने जा रही है सीएम योगी की तरफ से। और कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं जान लेते हैं। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अपने क्षेत्र आज पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। आज के जो कार्यक्रम है बहुत वृहद तो हैं ही, लेकिन अगर हम वही देखें, युवाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, शहर सरकार का भी ध्यान रखा जा रहा है। हर वर्ग को साधने की कोशिश आज सीएम योगी की होगी। इसके अलावा रोजगार के मद्देनजर भी काफी अहम कार्यक्रम है। क्या तैयारियां की गई हैं इन पूरे कार्यक्रमों को लेकर? क्या पूरा शेड्यूल होगा और कब तक इनकी विधिवत शुरुआत होगी? जी सुभाष। जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे और वहां पे बेरोजगार युवकों के लिए एक जो है रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 बेरोजगार युवकों को जो है आज प्रशिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कौशल विकास योजना के तहत ये जो है कार्यक्रम है और इसमें जो है प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको आज रोजगार देने का आयोजन किया गया है। एक बड़ा मेला लगाया जा रहा है और मेले में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 1 घंटे कार्यक्रम में रहेंगे और 1 घंटे बाद कार्यक्रम में वो महायोगी जो है यहाँ पे कार्यक्रम एक है 125 करोड़ की 422 परियोजनाओं का जो है नगर निगम का आज वो जो है शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें कि उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि 39 कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी हैं, जिसमें 2 बसें हैं और तमाम वाहन हैं, जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और नगर निगम में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें गोरखपुर वासियों को लगातार जब भी मुख्यमंत्री आते हैं बड़ी सौगात देते रहते हैं। आज इसी के तहत तमाम सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत गोरखपुर वासियों को मिलने वाला है। जी अमित। बिल्कुल, तो जब ये कार्यक्रम शुरू होंगे तब भी एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुभाष आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने आगामी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में ऐलान किया है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने जा रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा कर दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 6 अगस्त को होने जा रहा है चुनाव। और उन्होंने आगे लिखा है कि बसपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है।
जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। जगदीप धनखड़ जो कि केंद्र सरकार के पक्ष में लगातार बात करने के लिए जाने जाते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और आपको बता दें कि विपक्ष के हमेशा वो निशाने पर रहते हैं। और सीधा हम रुख कर लेंगे राजधानी लखनऊ का। हमारी सहयोगी जया सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जया, खास बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए ने जिस तरह से विपक्षी खेमे में सेंध लगाई, अब वही सेंध लगाने में एक बार फिर से वो कामयाब हो रही है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। बसपा प्रमुख ने जिस तरह से ट्वीट में अपनी तमाम बातें लिखी हैं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ भी हो चुका है। जया, देखिए अमित, साफ तौर पे देखा जाए कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो साफ तौर पे मायावती ने उनको समर्थन दिया था, क्योंकि आदिवासी समाज से भी आती थी और आदिवासी समाज के लिए लगातार मायावती उसका प्रतिनिधित्व करती है, तो उस नाते भी उनको समर्थन दिया गया था। लगातार आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ को भी समर्थन दिया है, क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं। और साफ तौर पर अगर सियासी मायने इसका निकालते हैं तो राजस्थान में करीब है चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में उनको समर्थन देके कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान में भी जाट समुदाय की अच्छा खासा आबादी है, तो ऐसे में उसको भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी तो पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं तो पश्चिम क्षेत्र में भी जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और जाट समुदाय हर चुनाव में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा तो लगातार उपराष्ट्रपति का चुनाव का हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का दलित, मुस्लिम और साथ ही जाट का जो सीटें हैं वो हासिल करने की कोशिश में मायावती नजर आ रही है। पश्चिमी क्षेत्र में भी 8 से 9 सीटें लोकसभा की आती हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी करे, तो ऐसे में बस है तो अगर क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें साफ तौर से राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद वोट करते हैं, तो ऐसे में अगर बसपा की मजबूती को आप देखें तो बसपा के 8 लोकसभा सांसद हैं इस समय उत्तर प्रदेश, 8 लोकसभा सांसद हैं इस समय उत्तर प्रदेश, 10 लोकसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से। जब 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उस समय उसका सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ था और 8, 9, 10 सीटों पे उन्होंने फतह हासिल की थी। तो ऐसे में उनके जो 10 लोकसभा के सांसद है वो कहीं ना कहीं अब जगदीप धनखड़ समर्थन करेंगे। तो ऐसे में पूरी तरीके से उनका भी कहना है कि आम सहमति नहीं बन पाई थी लेकिन विपक्ष के कारण, और लेकिन हम औपचारिक घोषणा कर रहे हैं कि हम जगदीप धनखड़ को समर्थन देते हैं। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि एक समाज के तौर पर भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम जाट के समुदाय का जो भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व किया उम्मीदवार के तौर पर उतार के हमने उनको भी समर्थन किया, आदिवासी समाज को उतारा गया हमने उनको भी समर्थन किया। और उत्तर प्रदेश की सियासत हो तो बसपा को सभी लोग जानते हैं कि बसपा का जो सियासत रहा है वो दलित, मुस्लिम और जाट के गठजोड़ पे चलता रहा है। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ जाट परिवार से आते हैं और जगदीप धनखड़ के पुराना ताल्लुक रह गया, समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं और 1990 में जब समाजवादी पार्टी के ही रहे चंद्रशेखर, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उसमें भी वो केंद्रीय मंत्री रहते हैं। ऐसे में उनका अभी अलग अलग पार्टियों से नाता रहा है और देखा जाए तो खासतौर पे अगर देखा जाए जगदीप धनखड़ अजमेर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, विश्वनाथगढ़ से वो राजस्थान में टिकट से वो विधायक भी बने। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ को साथ को वो पूरे जाट समाज को साधने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मायावती के कोशिशों को आप देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ का चुनाव है हो या फिर आदिवासी समाज का जो प्रतिनिधित्व साधने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में मायावती के कोशिशों को आप देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ का चुनाव है हो या फिर आदिवासी समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रही है। बिल्कुल जया, और फिलहाल देखना होगा कि विपक्षी खेमे में और कितना सेंध लगाने में एनडीए कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे, सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर शिवपाल यादव ने भी रामगोपाल की एटा के पूर्व विधायक की पैरवी करने पर कटाक्ष किया है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के लिए गए पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा है, दिए गए पत्र को ट्वीट करते हुए ये लिखा कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है? आजम खान साहब, नाहिद हसन, शहजिल इस्लाम के लिए आगे क्यों नहीं आए रामगोपाल? ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं को क्यों भूल गए रामगोपाल? तो वहीं सपा प्रमुख ने भी हमला किया। जब ओपी राजभर सीएम योगी से मुलाकात करने जाते हैं तो सपा समेत सभी विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि ये कोई डीलिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और भूमाफिया को बचाने के लिए आधी रात को खिचड़ी पकाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दर्द अपनों के बीच है, उससे बचने के लिए मुलाकात की जा रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदित्यनाथ योगी जी से मुलाकात करते हैं तो समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि ये कुछ डीलिंग करने जा रहे हैं। अब तो सामने आ गई बात ना कि अंधेरी रात में तुम कौन सी खिचड़ी पकाने जा रहे हो। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधायकों को लेकर के जब जनता के निदान के लिए, जनता की समस्याओं के निदान के लिए जब अपने विधायकों को लेकर जाते हैं तो बहुत बखेड़ा खड़ा करती है ये समाजवादी पार्टी और उनके विपक्ष के तमाम साथी। और आज जितने अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं या भूमाफिया हैं,
आज उनको बचाने के लिए अंधेरी रात में खिचड़ी पकाई जा रही है। वो दर्द वहां नहीं है, दर्द अपनों के बीच में है। उससे बचने के लिए इस तरह जाकर के मुलाकात करके वहां शरणम गच्छामी की जा रही है। और हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, रामगोपाल की मुलाकात पर अब सवाल भी उठने लगे हैं, लगातार हमलों का दौर जारी है। किस तरह से इस पूरी सियासत को, इस पूरे समीकरण को देखा समझा जाए? देखिए, जब ये लेटर बाहर आया था उसके बाद से ही सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से एटा के एक पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के लिए पैरवी करने रामगोपाल पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, उसके बाद से ही जो विपक्षी दल है या यूँ कहें जो पूर्व साथी भी रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव की पार्टी रही हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी रही हो, जब उनके जो नेता थे, चाहे शिवपाल यादव हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जब वो मुख्यमंत्री से मिल रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता होने के बावजूद, सहयोगी दल होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं और उनको अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। इस तरह का एक लेटर जो अखिलेश यादव हैं उनकी तरफ से जारी भी किया गया था, उनकी पार्टी की तरफ से, कि वो अपना रास्ता चुन लें और वो आज़ाद हैं किसी भी सही दल के साथ जाने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से रामगोपाल यादव या 5 साल की पुरानी सरकार और इस महीने की करीब 4 महीने की सरकार, इसमें पहली बार वो मुख्यमंत्री से मिलने गए, वो भी रामेश्वर सिंह के लिए, जो एटा के पूर्व विधायक हैं। उनके परिवार पर उनका आरोप है कि 40 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए हैं। रामेश्वर सिंह हो, चाहे उनके भाई जोगेंद्र सिंह हो या उनकी पत्नी रेखा यादव हो। अब उसके बाद शिवपाल यादव ने भी सवाल खड़े किए थे कि ये पारिवारिक मामला है, परिवार का दर्द है, इसी की वजह से इस तरह के नेताओं की पैरवी के लिए रामगोपाल वहां पहुंचे थे मिलने के लिए। और ख़ास बात ये भी है कि इसके पहले जिस तरह से नेताओं पर निशाना साधा जा रहा था, अखिलेश यादव खुद कहते थे कि उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उनके संस्थानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन कभी भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो विपक्ष के नेता के तौर पर हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विधानसभा की बात हो या अन्य सड़कों पर बात हो। कभी भी जो अखिलेश यादव हैं वो सड़कों पर नजर नहीं आए। और इसी मुद्दे को लेकर कल जनता टीवी ने भी सवाल खड़े किए थे कि जब आप उनके नेताओं के लिए खड़े नहीं होंगे तो सवाल जरूर खड़े होंगे कि परिवार के ऊपर जब बात आती है तो प्रोफेसर रामगोपाल जो पार्टी में महासचिव हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके और नेता है, जिस तरह से शिवपाल यादव ने कल ट्वीट किया जिसमें नाहिद हसन का जिक्र है, कैराना से विधायक हैं, उनका जब पेट्रोल पंप और उनके संस्थानों को तोड़ा जा रहा था, आरोप लगे थे कि उनको फर्जी मुकदमे में डालकर उनकी विधानसभा छीनने की कोशिश की जा रही है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, उस पर भी किसी नेता ने रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा शर्जील जिनके पेट्रोल पंप को तोड़ा गया उसको लेकर भी सवाल खड़े किए शिवपाल यादव ने। और इसके अलावा आजम खान जो एक लंबे समय से करीब 22 महीने करीब वो जेल में रहे। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा इस मुलाकात पर और कहां तक सियासत गर्मा दी। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च अब उत्तर प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को योगी सरकार जल्दी शुरू करने जा रही है और प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर के बाद मुख्यमंत्री योगी जल्द इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस योजना के तहत प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर रहे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाले 2 ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था, जिसे प्रदेश सरकार जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। झांसी, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ में छापेमारी चल रही है। घनाराम कंस्ट्रक्शन ने बुंदेलखंड में कई डैम बनाए हैं और इनके अलग अलग ठिकानों पर आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आईटी की रेड है। झांसी, कानपुर, दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी चल रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बुंदेलखंड में कई डैम बनाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। झांसी, कानपुर और दिल्ली में ये ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर रेड जारी है। झांसी, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ में छापेमारी चल रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। रियल एस्टेट कारोबारी के घर भी आईटी की रेड पड़ी है। राकेश यादव के घर आयकर का छापा पड़ा है। भूमाफिया बृजेंद्र चौहान से संबंध की भी बात सामने आई है। नवशील धाम स्थित आवास पर छापेमार कार्रवाई जारी है। भूमाफिया बृजेंद्र चौहान से संबंध की बात भी सामने आई है और छापेमार कार्रवाई अब भी जारी है। नवशील धाम स्थित आवास पर छापेमार कार्रवाई जारी है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर है, रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर आईटी का छापा पड़ा है।
भूमाफिया से संबंध की जानकारी भी सामने आई है। राकेश यादव के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। और पूर्वांचल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक लेंगे सीएम धामी। सुशासन, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। आज कई अहम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं सीएम धामी के। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की आज बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इसके अलावा सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में भी सीएम धामी आज शिरकत करने जा रहे हैं। और सीधा हम रुख कर लेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आज कई अहम कार्यक्रम सीएम धामी के प्रस्तावित हैं। कब इन कार्यक्रमों की शुरुआत आज होने जा रही है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। इसके साथ ही उद्योग मित्र समिति है उसमें बैठक करेंगे। साफ तौर पर यही लगातार ये जो बातें की जा रही हैं कि किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो युवा हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, उत्तराखंड को किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। और उद्योग समिति की बैठक में वह शिरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी उसमें होगी और किस उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, जो ऑर्गेनिक खेती है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। ऐसे तमाम सारे मुद्दे को लेकर यह बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें नवीन, तो हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी कर चुके हैं, शिलान्यास भी कर चुके हैं। आज के जो ये कार्यक्रम तमाम प्रस्तावित है, कितना फायदा हम कह सकते हैं इससे जो उत्तराखंड की जनता है उसे मिलने जा रहा है, और आगे प्रदेश सरकार की योजना के बारे में क्या किसी तरह की और जानकारी मिल पा रही है? जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है और युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर पहाड़ की बात की जाए तो पहाड़ों में किस तरीके से उद्योगों को बढ़ाया जाए, किस तरीके से वहां पे रोजगार को विकसित किया जाए, इसको लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार युवाओं की यह मांग रही है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें पैदा किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उद्योगों को किस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ाया जाए और युवाओं को रोजगार, जो जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें किस तरीके से रोजगार दिया जाए, इसको लेकर लगातार काम। बिल्कुल नवीन, क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार का भी सृजन होगा, युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे ऑल वेदर सड़क है। चौड़ीकरण में कुछ जगहों पर अतिक्रमण हुआ है और प्रशासन ने संज्ञान इस पर ले लिया है। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह के नेतृत्व में इंजीनियर कार्यदायी संस्था और तहसील प्रशासन ने धरासूं से सिलक्यारा तक चौड़ीकरण स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क चौड़ीकरण के ज्यादातर जगहों पर अतिक्रमण पाया गया। अपर जिलाधिकारी ने अतिक्रमण स्थानों को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट ने बार बार नोटिस दिया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य करते रहे। किसी तरह का खौफ नहीं था जिला प्रशासन का। निर्माण कार्य नोटिस के बाद भी जारी रहा, जिस पर उत्तरकाशी जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर 33 मकानों को ध्वस्त कर दिया और कुछ लोगों के मकानों को चिन्हित कर 7 दिनों के भीतर खाली करने के सख्त निर्देश हैं। वहीं बाजार में जिन दुकानदारों ने सड़क तक अपनी दुकानों को आगे बढ़ा रखा है, उन्हें भी सख्त हिदायत देते हुए तत्काल दुकानें पीछे हटाने को कहा है। आम लोगों के लिए सड़कें चौड़ी रहती है, लेकिन ये कम पड़ जाती है जब इस तरह से एंक्रोचमेंट होता है। ताज्जुब की बात यह है कि बार बार राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने भी नोटिस दिया, जिला प्रशासन ने नोटिस दिया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे नहीं हटाए और आखिरकार इनके अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। और जिनके निर्माणों को अभी नहीं तोड़ा गया है उन्हें 7 दिन का वक्त और दिया गया है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।